92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी शहर वापसी बिना किसी एड ब्रेक के। इधर नीरू के हाथ में 4 टिकटें आईं, उधर उसका मन गोवा के किसी खूबसूरत बीच पे पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसको छुट्टियां ऐसे मिल रही थीं जो बच्चों की छुट्टियों के साथ मेल खाती थीं, वरना जाने कितने महीनों से छुट्टी की प्लानिंग चल रही थी और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती थी। कभी बच्चों के इम्तिहान आ जाते थे, कभी किशोर किसी काम में बिजी हो जाते थे, कभी उसकी छुट्टियां ही कैंसिल हो जाती। नीरू कैलेंडर पे दिन गिनने लगी थी। गोवा और उनके बीच कुल 3 हफ्ते का फासला था। दफ्तर से घर लौटकर उसने बच्चों को छुट्टी पर जाने की खुशखबरी दी तो दोनों उछल पड़े। क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और समंदर किनारे रेत के कितने महल बनाएंगे। बच्चों ने किस्म किस्म के ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। किशोर भी कितने खुश होंगे इस सरप्राइज से, नीरू ने टिकट बुक कराते हुए सोचा था। उनके घर लौटने के बाद बात करेगी उनसे नीरू और कहेगी कि कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लें। कितने महीनों से पूरा परिवार कहीं बाहर ही नहीं गया साथ। लेकिन किशोर घर लौटे तो अपना ध्यान ऑफिस में छोड़ के खाने की टेबल पे खोए खोए रहे। न बच्चों की चुहल में शामिल हुए, न किसी से बीते हुए दिन का हाल पूछा। उनकी उतरी हुई सूरत देख के नीरू का जी न चाहा कि छुट्टियों के बारे में कोई बात भी करे। सरप्राइज धरा का धरा रह गया। कोई परेशानी है? रसोई समेटकर कमरे में लौटी नीरू ने पूछा। किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया, चेहरा घुमाकर सो गए। शादी के इतने साल बाद भी नीरू समझ नहीं पाई थी कि किशोर को अक्सर आखिर क्या हो जाता है। उसको ऐसा लगता था कि कोई खला है, ऐसी कोई कमी जो इतने सालों में भर नहीं पाई। किशोर यूं तो अच्छे इंसान हैं, अच्छे पति और पिता भी हैं, लेकिन फिर भी लगता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई खाई है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नीरू का गोवा जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। अगले दिन दफ्तर जाने की तैयारी करते हुए नीरू ने किशोर से कहा, छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, बच्चों की दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मैंने भी छुट्टी ले ली है। छुट्टी तो मैंने भी ले ली है, किशोर ने कहा। नीरू ने राहत की सांस ली। अच्छा किया, मैंने गोवा की टिकटें बुक करा ली हैं, नीरू ने खुश होते हुए किशोर को बताया। और मैंने याद शहर की, किशोर ने बिल्कुल ठहरी हुई आवाज में कहा और फिर फरमान जारी कर दिया। गोवा नहीं, दशहरे में याद शहर जाएंगे हम। याद शहर? लेकिन क्यों? अब क्या रखा है वहां? नीरू करीब करीब चीख पड़ी थी। अब क्या रखा है वहां? इस बात का किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया। नीरू को 4 पल के लिए देखते रहे थे बस, और फिर कमरे से बाहर निकल लिए थे। सच ही तो है, क्या रखा है याद शहर में? माँ पापा रहे नहीं, भाई बहन ने उनकी तरह बड़े शहरों में बसेरा डाल दिया और दोस्तों से कोई संपर्क नहीं रहा। फिर क्या रखा है याद शहर में? थोड़ी सी यादों का भी भला कोई मोल होता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। थोड़ी सी यादों का भला कोई मोल नहीं होता हो, लेकिन किशोर के लिए वो यादें अनमोल थीं। याद शहर में उनका बचपन गुजरा था, जवानी बीती थी। उस शहर ने उनको वो बनाया जो वो आज थे। उस शहर से और कोई रिश्ता बाकी भले ना रहा हो, दिल का एक रिश्ता तो जरूर था। दिल के उसी रिश्ते की खातिर किशोर एक बार याद शहर जाना चाहते थे। अपने बच्चों को वो शहर दिखाना चाहते थे जहां उनके पिता बड़े हुए थे। न जाने क्यों पिछले कुछ महीनों से उनकी ये इच्छा और तीव्र होती जा रही थी। लेकिन नीरू के लिए इस बेतुकी बात का कोई मोल नहीं था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से शहर में जहां सड़कें तक इतनी संकरी हैं कि 4 रिक्शे साथ निकल गए तो ट्रैफिक जाम लग जाए, वहां आखिर ऐसा क्या रखा था? ढंग का कोई होटल भी नहीं है वहां, हम बच्चों को ठहराएंगे कहाँ? नीरू ने कहा। जो बेढंगा होटल है वहीं ठहर जाएंगे बच्चे, उनको हर तरह की जिंदगी से वास्ता पड़ना चाहिए। नीरू ने बात नहीं मानी। अगले 3 हफ्ते बहुत तनाव में गुजरे। न नीरू अपने टिकट कैंसिल कराना चाहती थी, न किशोर। दोनों अपनी जिद पे अड़े रहे और आखिरकार दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से दशहरे की छुट्टियां अलग अलग गुजारने का फैसला कर लिया।
शादी के 16 साल बाद इतना समझौता तो हो ही सकता था, उन्होंने अपने अपने मन को समझाया। किशोर ने याद शहर के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दी और बच्चों और नीरू ने गोवा के लिए। पति पत्नी की जिद पूरी हो गई थी, लेकिन दोनों का सफर अधूरा ही रहा। ट्रेन में अपनी सीट पे बैठे किशोर कंपार्टमेंट के बाकी 3 मुसाफिरों को देखते रहे। कहाँ तो इन सीटों पे उनकी बीवी और उनके बच्चों को होना था, लेकिन अब अगले 16 घंटे अजनबियों का साथ था। एक जमाना था जब दिल्ली से याद शहर जाने वाली ट्रेन में बैठकर छुट्टियों के लिए घर जाते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी जान पहचान का कोई उनको मिल न गया हो। छोटे से शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस बार उनको कोई जानी पहचानी शक्ल नहीं दिखी। अपने शहर के लिए अजनबी हो गए थे शायद। प्लेटफॉर्म पर उतरकर किशोर बहुत देर तक सोचते रहे कि आखिर जाएं कहां। नीरू ठीक ही कहती थी, याद शहर में अब क्या रखा है। पापा के गुजरने के 6 महीने बाद ही तीनों भाई बहन ने मिलकर याद शहर वाला घर बेच दिया था और उसके पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे। माँ तो पहले ही नहीं रही। किशोर को याद आया कि सर्किट हाउस के पास एक होटल है जो ठीक ठाक है। वहां रहेंगे तो शहर के बीचों बीच होंगे और पुराने दोस्तों की खोज खबर लेना या शहर में घूमना फिरना आसान हो जाएगा। तो स्टेशन से निकलकर किशोर ने रिक्शा लिया और सर्किट हाउस की ओर चल पड़े। मेन रोड से होकर गुजरते हुए वो हैरानी से बाजार को देखते रहे। छोटी छोटी दुकानों के बदले यहां भी शॉपिंग मॉल खुल गए थे। हर तीसरी दुकान किसी ब्रांड का शोरूम थी। सड़कों पे भीड़ बढ़ गई थी, इमारतें और ऊंची हो गई थीं। वैसे याद शहर इतना भी अजनबी नहीं हुआ था अभी। मेन रोड से निकलते ही सर्किट हाउस की तरफ मुड़ने से पहले पड़ने वाला तालाब, भले अब तालाब कम मैदान ज्यादा नजर आता था, लेकिन उस मैदान में कास के वही सफेद रुई से फूल खिले थे जिनके खिलने का मौसम दशहरे के आने का संकेत होता था। किशोर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक लगने लगा कि अपने शहर के रंगों को वो भूले नहीं है अभी। अचानक उनको लगा कि इस शहर भी नहीं भूला होगा उनको। रिक्शे वाले से किशोर ने कहा, भैया सर्किट हाउस नहीं, काली बाड़ी के पास ले चलो, अपना एक यार रहता है वहां। होटल में नहीं, घर पे रुकूंगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कालीबाड़ी की गली में मुड़ते ही किशोर की धड़कनें तेज हो गईं। यादें भी हवा के मनमौजी झोंकों की तरह होती हैं, उन पर किसी का बस नहीं चलता और कागज से हल्के से मन को उड़ा के ले जाना उनका सबसे जरूरी काम है। किशोर ने रिक्शा गली के बाहर ही छोड़ दिया। सामान लेके उस मैदान की ओर चल पड़े जो कभी इस मोहल्ले की शान हुआ करता था। ओटीसी मैदान के नाम से मशहूर इसी मैदान में धमाचौकड़ी करते, खो खो, कबड्डी, पिट्ठू, क्रिकेट, गुल्ली डंडा खेलते हुए उनका बचपन बीता था। इसी मैदान में उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, फिर मोटरसाइकिल। यहीं दोस्त बनाए, यहीं दुश्मन बनाए। इसी मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगा करता था। इसी मैदान के पास उनका सबसे अच्छा दोस्त सिद्धार्थ रहता था। लेकिन बहुत दूर तक चलने के बाद भी किशोर को वो मैदान नजर नहीं आया। ज्यादातर खाली जमीनों पर नए मोहल्ले बस गए थे। छोटे छोटे घर ऊंचे अपार्टमेंट्स में तब्दील हो गए थे और जिस मैदान के बाईं ओर के 5वें मकान में उनका दोस्त सिद्धार्थ रहता था, जब वो मैदान ही नहीं रहा तो फिर सिद्धार्थ का घर कैसे पहचानते। अब किशोर कहां जाए। अपनी अटैची लेके बड़ी दुविधा में वो गली के मुहाने पे खड़े रहे। फिर याद आया कि यहीं आसपास कहीं रघुनाथ जी की परचून की एक दुकान होती थी, वहां से सिद्धार्थ का पता मिल सकता था। शुक्र है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। रघुनाथ जी की दुकान भी वैसी की वैसी ही थी। बस चवन्नी में मिलने वाली 4 खट्टी मीठी गोलियां अब 2 रुपए में मिलती थी। रघुनाथ जी ने किशोर को देखते ही पहचान लिया, लेकिन किशोर को उनको पहचानने में बड़ी देर लग गई। रघुनाथ जी ने अपनी तेज और महीन आवाज में कैसे हो किशोर कह के उनकी पीठ पे प्यार से धौल न जमाई होती तो उनको यकीन ही नहीं होता कि ये वही रघु चाचा हैं जिनके साथ राशन का हिसाब किताब करते हुए किशोर ने अपना अंक गणित दुरुस्त किया था। रघु चाचा ने तो पहचान लिया था, लेकिन सिद्धार्थ उनको पहचानने से इनकार कर देता तो। आखिर उसकी खोज खबर लिए पूरे 14 साल हो गए थे।
घर को बेचने की बात शहर में फैली तब आखिरी बार सिद्धू ने फोन किया था उनको। अपनी जड़ें क्यों काट रहा है किशोर? चाचा चाची नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना। लेकिन न याद शहर लौटने की कोई वजह बन पाई, न सिद्धार्थ से संपर्क बनाए रखने की। दवा की एजेंसी चलाने के लिए 12वीं में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देने वाले और याद शहर में रहकर कुएं का मेढक बन जाने वाले अपने बचपन के दोस्त से किशोर को हासिल भी होता तो क्या, तो ये दोस्ती वो क्यों बचाए रखते? मन झिझक रहा था, मन रोक रहा था। किशोर ने धीमे कदमों से सिद्धार्थ के घर की ओर चलना शुरू कर दिया और तय किया कि आज रात की ही ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले जाएंगे और वहां से गोवा। जब मोहल्ले की शक्ल बदल गई, शहर बदल गया, तो फिर यार दोस्त भी बदल गए होंगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कुछ रिश्ते वक्त के फासलों से परे होते हैं। कुछ दोस्तियां साल, महीने, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं पहचानती। सिद्धार्थ के साथ किशोर की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। और फिर सिद्धार्थ में छोटे से शहर के नाते, रिश्तों और दोस्ती की कदर बाकी थी अभी। अपने दरवाजे पे खड़े किशोर को सिद्धार्थ ने ऐसे गले से लगा लिया जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा जुड़वा भाई सामने आ गया हो और हाथों से घसीट कर उसको अपने घर में ले आए। घर के भीतर से आती हुई भुने हुए प्याज की खुशबू इतने सालों में वैसी की वैसी ही थी। किशोर का मन भर आया और उनको अचानक माँ पापा की, अपने बचपन की, अपने घर की याद आ गई। भाभी और बच्चों को लेके नहीं आया? सिद्धार्थ ने छूटते ही पूछा। वो तीनों गोवा गए हैं, किशोर ने कहा, और न जाने क्यों इस बात पे उनका मन और उदास हो गया। नीरू ने पहुंच के फोन भी नहीं किया था। किसी काम से आया? सिद्धार्थ ने पूछा तो किशोर 2 मिनट चुप रहे। बहुत जरूरी काम से आया हूं। कहना तो चाहते थे, कुछ खो गया है, उसको ढूंढने आया हूं। ठीक ठीक तो वो भी नहीं जानते थे कि आखिर याद शहर लौटे क्यों थे इतने सालों के बाद। अब काम दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद ही करना, याद है ना, यहाँ 5 दिन तक कोई काम नहीं होता। किशोर को राहत मिली। यहाँ लोग अब भी कम से कम त्योहारों को त्योहार की तरह ही मनाते हैं, उसको छुट्टी का बहाना नहीं समझते। उनको फिर से अपने गुजरे दिन याद आ गए। यही वक्त होता था जब मोहल्ले के बाकी लड़कों के साथ चंदा जमा करने घर घर जाते थे और मैदान में बांस की बल्लियां गिरने लगती। सब उत्सुक होते थे कि इस साल माँ दुर्गा सपरिवार किस रूप में उतरेंगी हमारे मोहल्ले में। पूरे शहर में जगह जगह पंडाल बन रहे होते। पूरा याद शहर षष्ठी का इंतजार करता और माँ दुर्गा की आंखें खुलते ही शहर जैसे जश्न में डूब जाता। एक हर सिंगार का पेड़ था किशोर के घर के आंगन में। वहां फूल चुनने के लिए मार पड़ने लगती। सुबह 4 बजे से ही लोग अपने अपने हाथों में थैलियां लिए फूल चुनने के लिए पहुंच जाते। हर सिंगार के उन फूलों का पुष्पांजलि में बहुत महत्व था। हर सिंगार के अलावा चंपा, चमेली, कुसुम के फूलों से पूजा की थालियां सज जाया करती। ढाक के बजते ही पूरा मोहल्ला जान जाता कि सुबह की आरती का वक्त हो गया है। गहरे चटख रंगों की पाड़ वाली साड़ियों में लिपटी मोहल्ले की चाचियां, भाभियां, लाल बिंदी लगाए, खुले घुंघराले बालों से पानी टपकाती हुई जब पूजा की थालियां लिए पंडाल में पहुंचती तो लगता साक्षात दुर्गा ऐसे ही कई रूपों में होती होंगी शायद। धूप और अगरबत्ती की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। माँ के भोग के लिए जो खिचड़ी बनती उसका स्वाद 56 भोग से बेहतर होता। लकड़ियों के चूल्हे और मिट्टी की हांडी का स्वाद मिला होता था उनमें। अंधेरा होते ही पूरी सड़क लाइटों से जगमगा जाती। ऐसा लगता जैसे असंख्य तारे पूरे शहर की खुशी में शामिल होने की इच्छा से धरती पे उतर आए हैं। रात के खाने के बाद पूरा शहर पंडालों के दर्शन के लिए निकलता। उन पंडालों के आसपास मेले लगते जिसमें कहीं गोलगप्पे के ठेले होते, कहीं चाट पकौड़ियों के, कहीं नाचने वाला बंदर बिक रहा होता, कहीं घर घर चलती गाड़ी। लेकिन किशोर के टीनेजर बच्चों को इनमें क्या दिलचस्पी होती? नीरू ने ठीक ही किया कि उनको याद शहर से दूर समंदर के किनारे ले गई। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। किशोर ने नीरू को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन अनअवेलेबल मिला। ठीक ठाक पहुंच जाने और सिद्धार्थ के घर ठहरे होने का एसएमएस भेजकर किशोर तैयार होने चले गए। नहा धोकर निकले तब तक सिद्धार्थ दुकान पे जा चुके थे। कहा था कि दोपहर के खाने पे लौटेंगे और तब तक किशोर आराम करें, लेकिन किशोर को आराम कहाँ था। उनको तो इतने सालों की यादों की भरपाई करनी थी। अपना पुराना घर देखने जाना था, स्कूल के दोस्तों की खबर लेनी थी और यादों के कुछ ऐसे लम्हे जीने थे जिनका कोई हासिल नहीं होता। सिद्धार्थ की बेहद शर्मीली पत्नी के पास अपना फोन नंबर छोड़ने और शाम को आने की बात कहने के बाद किशोर शहर में भटकने निकल गए। बाजार, चौक, गली, चौराहे से होते हुए अपने स्कूल और फिर अपने कॉलेज का खाली कैंपस देख लिया। अपने फेवरेट टीचर सिन्हा सर के घर का पता भी लगा लिया। नवाबगंज बाजार के चाट वाले के यहाँ से दही भल्ले भी खा लिए, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता रहा। किशोर सिद्धार्थ की दुकान पे जाके बैठ गए। न चाहते हुए भी ये शहर उसे एक लड़की की याद दिला रहा था उनको, जिससे पहली बार प्यार हुआ था। ठीक इसी मौसम में, ठीक दुर्गा पूजा के वक्त ही तो पहली बार देखा था उसको। कालीबाड़ी में पुष्पांजलि देने के लिए आने वाली उस लड़की में कुछ भी ऐसा खास नहीं था कि जिससे पहली नजर में प्यार हो जाए, लेकिन उस साधारण सी शक्ल में भी गजब की कशिश थी। पहली बार इतनी सारी भीड़ में जब वो लड़की नजर आई तो अलग दिखाई दी थी किशोर को। एक ही लम्हे में किशोर उसको दिल दे बैठे और दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट होने का यह फायदा मिला कि ठीक 2 घंटे में उसका नाम, पता सब मालूम हो गया था। तो फिर दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद दूसरी पूजा शुरू हो गई थी। कॉलेज से घर की ओर का रास्ता उसकी गली से होके गुजरने लगा और हर रोज किशोर उसके दर्शन के लिए उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। आंखों ही आंखों में बातें हुई और फिर किशोर ने एक दिन अपनी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र भी लिख डाला। लैंडलाइन और ब्लैंक कॉल्स के उस जमाने में प्यार भी कछुए की चाल चलता था। चिट्ठी लिखने में 2 महीने लगते थे, फिर फोन का नंबर मिलने में 2 और महीने, और फिर उस नंबर पे बात करने की हिम्मत जुटाने में 2 और महीने। तब तक या तो लड़की की सगाई हो जाती थी या लड़का आगे पढ़ाई करने के लिए शहर छोड़ देता था। शुक्र है किशोर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्यार निखरता रहा। तब भी जब किशोर आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए और उस लड़की के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, दोनों खतों के जरिए जुड़े रहे, लेकिन याद शहर से दोनों का नाता धीरे धीरे टूट गया। किशोर इतने सालों बाद वही नाता जोड़ने आए थे। उनको उसी लड़की की तलाश थी जिससे पहली बार मासूम सा, निर्दोष सा प्यार हुआ था, जिसके लिए 20 साल के किशोर उस वक्त आग का हर दरिया पार करने को तैयार थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। किशोर ने उस लड़की के लिए आग का दरिया ही तो पार किया था। दिल्ली जाने के कुछ महीनों के बाद उसने खत लिख के बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। तब किशोर के पास न नौकरी थी न पढ़ाई पूरी हुई थी अभी। दोनों के घरों में इस रिश्ते को मंजूरी मिलती इसका तो सवाल ही नहीं था, लेकिन किशोर ने बिना सोचे समझे लड़की के शहर का टिकट कटाया और उसके घर के दरवाजे पे जा पहुंचे। 1000 तमाशों, लानतों और फिर मिन्नतों के बाद आखिर हार कर दोनों ने अपना अपना घर छोड़ दिया। घर छूटा, माँ बाप छूट गए, शहर छूटा और दिल्ली जैसे शहर में किशोर ने उस लड़की के साथ एक नया आशियाना बना लिया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली और फिर जिंदगी की जंग साथ लड़ने निकल पड़े। वक्त का दरिया बहता रहा और धीरे धीरे लड़की के घर वालों की नाराजगी भी खत्म हो गई, लेकिन इस रिश्ते को किशोर के माँ बाप कभी स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने न किशोर को वापस याद शहर बुलाया न उनकी नीरू को, तब भी नहीं जब बेटी आई और तब भी नहीं जब बेटा पैदा हुआ। नीरू के मन में याद शहर को लेकर कड़वाहट बढ़ती चली गई और किशोर अपने मन से शहर और घर बार छूट जाने का गम निकाल नहीं पाए। शादी के इतने सालों बाद
इस एक कड़वी याद को भुलाकर नए सिरे से याद शहर से अपना रिश्ता बनाना चाहते थे किशोर। उनको लगने लगा था कि बच्चों को याद शहर दिखाकर, उनके साथ अपने बचपन की यादें जीकर नीरू को वापस उन्हीं जगहों पर ले जाकर जहां दोनों मिला करते थे, ये गम शायद कम किया जा सके। लेकिन नीरू ने दूसरा रास्ता चुन लिया था। कड़वी यादों में मिठास घोली नहीं जा सकती, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है, ये कह के गई थी वो गोवा। सच में यादों का कोई मोल नहीं होता, और वाकई याद शहर में रखा ही क्या था। जिस घर में बचपन गुजरा वो अब किसी और का था। जिस घर से आवारगी और मोहब्बत का रिश्ता था वो उम्र के साथ बदल चुका था। एक रघु चाचा के साथ पहचान की और सिद्धार्थ के साथ दोस्ती की गर्माहट के दम पर सालों पुराने ठंडे पड़ चुके रिश्ते के चूल्हे को वापस थोड़ी सुलगाया जा सकता था। किशोर आज की शाम ही दिल्ली लौट जाना चाहते थे। सिद्धार्थ से एक टिकट एजेंट का नंबर लेकर उससे बात करने के लिए उन्होंने फोन निकाला ही था कि फोन की घंटी बजी। नीरू थी। हेलो, किशोर ने कहा तो थोड़ी देर नीरू चुप रही। फिर अचानक पूछा, कालीबाड़ी वाले मैदान में कैसा पंडाल बन रहा है इस साल? वो मैदान रहा नहीं नीरू, अपार्टमेंट बन गए वहां। किशोर की भीगी हुई आवाज फोन पर भी साफ सुनाई दे रही थी। घर देखने गए थे? ये दूसरा मुश्किल सवाल पूछ लिया था नीरू ने। नहीं, किशोर ने भी बात को टाल दिया। बच्चों को मैंने नवाबगंज के दही भल्लों के बारे में बताया। उनको यकीन नहीं होता कि हमारे शहर के दही भल्ले दिल्ली की सबसे बढ़िया चाट से बेहतर हो सकते हैं। उनसे शर्त लगी है मेरी, और मैं शर्त हारना नहीं चाहती। सर्किट हाउस के पास वो एक बेढंगा सा होटल है ना, वहां हम सबके लिए कमरा बुक करा लो। आ रहे हैं हम याद शहर। बस इतनी सी थी कहानी।